मेरा नाम नीलिमा है। मैं 29 साल की एक विवाहित महिला हूँ और मैं इंदौर में अपने पति अरविंद के साथ रहती हूँ। अरविंद वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी करते हैं और हम दोनों की शादी प्रेम विवाह थी। अरविंद और मैं एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे जहां हम पहली बार मिले थे। शुरुआत में हम बस एक दूसरे से पढ़ाई के सिलसिले में बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ती गई और एक मजबूत रिश्ता बन गया। हमारे परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि अरविंद के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी और मेरा परिवार चाहता था कि मैं किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी करूं। उस समय अरविंद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और मैंने उनके फैसले का पूरा साथ दिया। कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने हार मान ली, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिर एक दिन एक बहुत ही विचित्र मोड़ आया जब अरविंद के बड़े भाई की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वह फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी कर रहे थे और उनकी जगह ये नौकरी विभाग ने अरविंद को ऑफर कर दी। ये हमारे लिए भावनात्मक रूप से बहुत कठिन समय था क्योंकि हम एक तरफ अपने प्रियजन को खो चुके थे और दूसरी तरफ भविष्य का रास्ता भी खुल गया था। कुछ महीनों बाद अरविंद ने वह नौकरी स्वीकार कर ली और फिर हमने बिना किसी रुकावट के शादी कर ली। अब हम एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। साधारण जीवन है लेकिन संतोष और विश्वास से भरा हुआ है। जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि प्यार और धैर्य मिलकर किसी भी कठिन समय को पार कर सकते हैं। शादी के कुछ महीनों बाद हमारी जिंदगी थोड़ी सामान्य हो गई थी। अरविंद रोज सुबह जल्दी उठकर ड्यूटी पर चले जाते थे और मैं घर के कामों में व्यस्त रहती थी। शुरू शुरू में सब कुछ नया था तो अच्छा भी लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे अकेलापन महसूस होने लगा क्योंकि मेरा ज्यादा समय घर में अकेले ही गुजरता था। इंदौर जैसा शहर मेरे लिए नया था। मेरी मायके से दूरी और यहाँ की अलग भाषा रहन सहन को समझने में थोड़ा वक्त लग रहा था। अरविंद जब थक कर घर आते तो अक्सर ज्यादा बात नहीं कर पाते और मैं उनकी थकान को समझते हुए चुपचाप उन्हें आराम करने देती थी। एक दिन की बात है जब मुझे अचानक तेज बुखार आ गया और पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रही। अरविंद ने ड्यूटी से छुट्टी ली और मेरा बहुत ख्याल रखा। उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि चाहे हालात जैसे भी हों, अरविंद का साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ समय बाद जब मैं ठीक हुई तो मैंने घर में ही सिलाई का छोटा काम शुरू किया क्योंकि मैं पहले से ही कढ़ाई और डिजाइनिंग जानती थी। शुरुआत में बस कुछ पड़ोस की महिलाएं ही कपड़े सिलवाने आई, लेकिन धीरे धीरे मेरा काम बढ़ने लगा और मैंने अपने सिलाई काम का नाम नीलिमा क्रिएशंस रख दिया। मैंने अपने हुनर से छोटे छोटे बैग्स, तकिए के कवर और बच्चों के कपड़े डिजाइन करने शुरू किए। सोशल मीडिया पर कुछ लड़कियों ने मेरी डिजाइन देखी और फिर तो मेरे पास बाहर से भी ऑर्डर आने लगे। एक साल के अंदर मैंने अपने छोटे से कमरे को एक मिनी वर्कशॉप में बदल दिया और 2 और महिलाओं को काम पर रखा ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके। अरविंद को जब ये सब पता चला तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी दोनों थी। उन्होंने मेरी मेहनत की सराहना की और मेरे लिए एक छोटी सी सिलाई मशीन गिफ्ट में दी जिससे मेरा काम और तेज हो गया। अब हमारी जिंदगी में एक नया मकसद आ गया था। जहां पहले हम सिर्फ महीने की तनख्वाह पर निर्भर थे, अब मेरी कमाई भी हमारे घर की मजबूती बन गई थी। कुछ समय बाद हमारे घर में एक नई खुशी आई जब हमें पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अरविंद की आंखों में आंसू थे लेकिन वो खुशी के थे। उन्होंने मेरे लिए सभी चीजों का ध्यान रखना शुरू किया। मेरी सेहत, मेरी ख्वाहिशें, मेरी नींद, सब कुछ। डिलीवरी के समय थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ लेकिन आखिरकार एक प्यारी सी बेटी हमारे जीवन में आई जिसे हमने अन्वी नाम दिया। अब हमारी जिंदगी में हर सुबह उसकी मुस्कान से होती थी और हर रात उसकी किलकारियों के साथ। मैंने कुछ समय के लिए अपना काम कम कर दिया लेकिन पूरी तरह छोड़ा नहीं क्योंकि अब मेरी बच्ची के लिए भी मुझे एक मजबूत मिसाल बनना था। एक ऐसी माँ जो सिर्फ देखभाल ही नहीं करती बल्कि सपने भी देखती और पूरे करती है। अरविंद ने तब तक प्रमोशन के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और मैं अपने काम को ऑनलाइन ब्रांड बनाने की सोच रही थी। हमने मिलकर एक YouTube चैनल बनाया जहां मैं अपने डिजाइन और वर्कशॉप की वीडियो डालने लगी। वहां से मुझे और भी ऑर्डर मिलने लगे और फिर एक दिन एक बड़ा डिजाइनर स्टोर मेरे पास कॉल करके बोला कि वो मेरी डिजाइनों को अपने ब्रांड के साथ जोड़ना चाहते हैं। उस दिन मुझे लगा कि जब इरादे सच्चे हों और साथ में मेहनत हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। अब हमारा छोटा सा परिवार सिर्फ एक आम जिंदगी नहीं जी रहा था बल्कि हर दिन एक नई कहानी लिख रहा था जिसमें प्यार, संघर्ष, मेहनत और भरोसे की खुशबू थी जो हर रिश्ते को मजबूत बनाती थी।
समय जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे ही हमारी जिंदगी भी बदलती गई। अनवी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसकी तोतली बातें हमारे पूरे घर को जादू की तरह रोशन कर देती थी। मैं दिन भर उसके आसपास ही रहती और साथ साथ अपने काम को भी उतनी ही गंभीरता से आगे बढ़ा रही थी। मेरा यूट्यूब चैनल अब एक छोटे प्लेटफॉर्म से बढ़कर एक पहचान बन चुका था और कई महिलाएं मेरे काम से जुड़ने लगी थी। मैंने अपने घर के पास ही एक किराए की दुकान ली जिसे मैंने पूरी तरह से वर्कशॉप और क्लासरूम की तरह बना दिया, जहां मैं महिलाओं को फ्री में सिलाई, कढ़ाई और डिजाइनिंग सिखाने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि जब एक औरत अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उसके पूरे परिवार की दुनिया बदल जाती है। अरविंद को भी मेरे इस फैसले पर बहुत गर्व था और वो हर संडे मेरी वर्कशॉप में आकर छोटी मोटी मदद करते थे। मेरी जिंदगी अब एक नई रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन इसी रफ्तार में एक मोड़ तब आया जब अनवी की तबीयत बार बार खराब रहने लगी। शुरुआत में तो हमें लगा कि यह मौसम का असर है, लेकिन जब बार बार उसे बुखार और थकावट होती रही तो हमने एक बड़े अस्पताल में चेकअप कराया और रिपोर्ट में पता चला कि उसे खून की एक बीमारी है जिसका इलाज लंबा और महंगा है। उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला और अरविंद से कहा कि हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन अपनी बच्ची को बिल्कुल ठीक करेंगे। हमने इलाज शुरू कराया और मेरी सारी जमा पूंजी इलाज में लगने लगी। मैंने वर्कशॉप का किराया बचाने के लिए उसे बंद कर दिया और घर से ही काम करने लगी। कुछ समय के लिए मेरे चैनल की गतिविधियां भी धीमी हो गईं, लेकिन मेरे मन में एक आग थी कि मैं अपनी बेटी को ठीक करके फिर से सब कुछ खड़ा करूंगी। उस दौरान एक और मुश्किल आई जब अरविंद का तबादला पास के शहर उज्जैन में हो गया और उन्हें रोज अप डाउन करना पड़ता था। उन्होंने ट्रांसफर रोकने की कोशिश की, लेकिन विभाग ने उनकी बात नहीं मानी और वो सुबह 5 बजे निकलते और रात को 8 बजे लौटते थे। अनवी का इलाज अब इंदौर के बड़े अस्पताल में चल रहा था और मैं दिन रात उसके साथ लगी रहती थी। उस समय कुछ पुराने ग्राहक और मेरे चैनल के फॉलोअर्स ने मेरी बहुत मदद की। किसी ने आर्थिक सहायता दी तो किसी ने मेरे पुराने डिजाइन फिर से खरीदे और वहां से मेरे अंदर की उम्मीद फिर से जागी। मैंने घर में ही एक छोटा सा स्टूडियो बना लिया और रात को अनवी के सो जाने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाने लगी और एक दिन मुझे यूट्यूब से सिल्वर प्ले बटन मिला, जिसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन वो आंसू अब दुख के नहीं थे, वो जिद, संघर्ष और जीत के थे। अनवी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और उसके चेहरे पर रंग लौट आया था। डॉक्टर ने कहा कि अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। इस खबर के बाद मेरी सांसें थोड़ी सामान्य हुई और मैंने फिर से अपने काम को उसी जुनून से पकड़ लिया। मैंने महिलाओं को फिर से जोड़ना शुरू किया और इस बार मैंने अपने पुराने सपनों से भी बड़ा सपना देखा। मैंने एक एनजीओ रजिस्टर कराया जिसका नाम रखा अनवी आशा, जहां मैं कमजोर वर्ग की महिलाओं को मुफ्त ट्रेनिंग और हुनर सिखाने लगी और मेरी इस पहल को शहर के लोकल न्यूज चैनलों में भी कवर किया गया। अब मेरी पहचान सिर्फ एक डिजाइनर या यूट्यूबर की नहीं थी, बल्कि एक समाजसेवी के रूप में भी बनने लगी थी। अरविंद को भी अब प्रमोशन मिल चुका था और उनकी पोस्टिंग इंदौर में ही हो गई थी। अब हम तीनों एक नई शुरुआत की ओर थे, जहां पीछे सिर्फ संघर्ष की यादें थीं और सामने एक उजला भविष्य जो हमारी मेहनत और भरोसे से रोशन हो रहा था। मैंने सीखा कि जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर साथ में विश्वास, प्यार और हिम्मत हो तो हर तूफान को पार किया जा सकता है। आज जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उसी ने मुझे वो ताकत दी जिसके सहारे मैंने टूटने की बजाय फिर से खुद को खड़ा किया और न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि कई और महिलाओं की जिंदगी को भी एक नई दिशा दी। समय के साथ अनवी अब स्कूल जाने लगी थी और उसकी पढ़ाई के शुरुआती सालों में ही उसकी एक अलग ही प्रतिभा सामने आने लगी। वह न सिर्फ पढ़ाई में तेज थी बल्कि उसे ड्राइंग और म्यूजिक में भी खास दिलचस्पी थी। जब वह स्कूल से लौटती तो मेरे पास बैठकर मेरी डिजाइनिंग की किताबों में रंग भरती और मुझे कहती कि मम्मा ये मेरा भी डिजाइन है। मैं उसकी मासूम बातों को सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन मन ही मन सोचती कि ये बच्ची भी शायद मेरी ही तरह अपने हुनर से कुछ बड़ा करना चाहती है। उधर मेरी संस्था अनवी आशा अब शहर की सीमाओं से निकलकर दूसरे जिलों तक फैलने लगी थी। जहां पहले मैं सिर्फ 10-12 महिलाओं को ट्रेनिंग देती थी, अब वहां 100 से ज्यादा महिलाएं नियमित आकर सिलाई बुनाई और डिजाइनिंग सीख रही थी। कुछ महिलाएं तो अब खुद भी ट्रेनर बन गई थी और अपने अपने मोहल्लों में छोटे सेंटर खोल चुकी थी। मेरी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। एक तरफ माँ होने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ समाज की भलाई के लिए मेरी लगन। मैं खुद को कभी थकने नहीं देती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि रुकना अब मतलब पीछे लौटना है और पीछे
लौटना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अरविंद अब पहले से ज्यादा सहयोगी और समझदार बन चुके थे। वे मेरे हर फैसले में मेरा साथ देते थे और अब वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर बन चुके थे। हम दोनों की मेहनत और एक दूसरे पर विश्वास ने हमारी शादी को और मजबूत बना दिया था। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में फिर से एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। बात उस समय की है जब मैं भोपाल में एक फैशन एक्सपो में अपने डिजाइनों के साथ भाग लेने गई थी। वहां देश के बड़े बड़े डिजाइनर्स आए हुए थे और सबका एक ही मकसद था, अपने ब्रांड को आगे बढ़ाना। मैं थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि वहां माहौल ही कुछ ऐसा था। लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई और मैंने अपनी संस्था और डिजाइन का परिचय दिया तो वहां मौजूद कुछ बड़े ब्रांड्स ने मेरे काम की जमकर तारीफ की और वहीं एक इंटरनेशनल डिजाइनर ने मुझे अपने ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन का ऑफर दिया। ये मेरे लिए एक सपने जैसा था, लेकिन उसके साथ ही एक शर्त भी रखी गई कि मुझे 6 महीने के लिए पेरिस जाकर वहां की फैशन ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि हम एक साथ एक नया कलेक्शन बना सके। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि अनवी अभी बहुत छोटी थी और उसे छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत कठिन था। मैंने अरविंद से बात की और उन्होंने कहा कि तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस रात मैं सो नहीं सकी। एक तरफ मेरी सालों की मेहनत का फल मेरे सामने था और दूसरी तरफ मेरी बेटी जिसे मैं एक पल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने आखिरकार तय किया कि मैं पेरिस जाऊंगी, लेकिन अनवी को साथ लेकर, क्योंकि अब वक्त था कि मैं उसे भी ये सिखाऊं कि एक औरत चाहे तो माँ भी बन सकती है। और मिशाल भी। अगले ही महीने हम दोनों ने पासपोर्ट बनवाया और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। कोलैबोरेशन टीम ने हमारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली और कुछ ही समय बाद मैं अनवी को लेकर पेरिस के लिए रवाना हुई। वहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी, नई भाषा, नए लोग, नए तौर तरीके। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अनवी को एक लोकल स्कूल में एडमिशन दिलाया जहां वो जल्दी ही घुल मिल गई और वहीं मैं एक फैशन हाउस में ट्रेनिंग लेने लगी। वहां के माहौल ने मेरी सोच को और बड़ा कर दिया। मैंने वहां सीखा कि फैशन सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि एक सोच है, एक पहचान है, एक संस्कृति है। और उसी सोच को लेकर मैंने एक नया कलेक्शन तैयार किया जिसका नाम रखा रूट्स ऑफ इंडिया, जिसमें भारतीय पारंपरिक डिजाइनों को मॉडर्न टच के साथ पेश किया गया। इस कलेक्शन ने पेरिस फैशन वीक में तहलका मचा दिया और मेरी पहचान अब एक ग्लोबल डिजाइनर के रूप में होने लगी। मीडिया में मेरी और अनवी की स्टोरी छपी जिसमें बताया गया कि कैसे एक माँ अपनी बेटी के साथ अपने सपनों को जी रही है। मुझे उस वक्त का वो पल आज भी याद है जब अनवी ने स्टेज पर मेरे साथ खड़े होकर कहा, दिस इज माई मदर एंड शी इज माई हीरो। उस दिन मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत, मेरी हर नींद की कुर्बानी, हर संघर्ष सफल हो गया है। ट्रेनिंग के 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला और जब हम भारत लौटे तो एयरपोर्ट पर न सिर्फ अरविंद बल्कि हमारी संस्था की दर्जनों महिलाएं ताली बजाकर हमारा स्वागत कर रही थीं। अब मेरी जिंदगी का अगला पड़ाव था कि मैं पेरिस में सीखी हर बात को अपने देश की महिलाओं तक पहुंचाऊं ताकि सिर्फ मैं नहीं बल्कि हजारों नीलिमा अपनी पहचान बना सके। मैंने अपने एनजीओ को अब एक ऑफिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बदल दिया और सरकारी स्कीमों से जोड़कर महिलाओं को मुफ्त कोर्सेज और प्लेसमेंट की सुविधा शुरू की। अब मैं सिर्फ एक डिजाइनर नहीं थी, मैं एक उदाहरण बन चुकी थी कि कैसे एक साधारण महिला भी असाधारण बन सकती है अगर उसे साथ मिल जाए। समय भले ही कठिन हो, रास्ते भले ही उबड़ खाबड़ हो, लेकिन अगर मन में सपना सच्चा हो और साथ में अपने लोग हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आज जब मैं अनवी को देखती हूँ जो अब एक आर्टिस्ट बनना चाहती है तो मैं उसे खुलकर उसके सपने जीने देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सपनों को दबाने से सिर्फ दिल नहीं टूटते, रिश्ते भी थक जाते हैं। और मैंने अपनी बेटी को सिखाया है कि अपने मन की आवाज सुनना सबसे बड़ी आजादी होती है। अब अनवी 16 साल की हो चुकी थी और उसकी रुचि पूरी तरह से आर्ट और डिजिटल डिजाइन की ओर थी। वह स्कूल से लौटकर अक्सर टैबलेट पर स्केच बनाती रहती और अपनी कल्पना की दुनिया में खोई रहती थी। मैंने उसे कभी भी अपनी पसंद थोपने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि जब किसी बच्चे को खुला आसमान दिया जाता है तभी वो अपने पंख फैलाकर ऊंची उड़ान भर सकता है। अनवी की कला में कुछ ऐसा जादू था कि उसकी बनाई हुई कुछ डिजिटल पेंटिंग्स इंटरनेट पर वायरल हो गई और एक दिन उसे एक जर्मन आर्ट गैलरी से इनविटेशन आया कि वो अपनी आर्टवर्क्स को एक ऑनलाइन एग्जीबिशन में प्रदर्शित करे। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी अब खुद अपने सपनों के रास्ते पर निकल चुकी है। उधर मेरी
संस्था अब देश के कई राज्यों में फैल चुकी थी और महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म बन चुकी थी, जहां अब सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों महिलाएं अपने हुनर को पहचान रही थी और घर बैठे कमाई कर रही थी। मैंने भारत सरकार के महिला सशक्तिकरण मंत्रालय से साझेदारी की और अब मेरे एनजीओ को हर साल लाखों रुपए का अनुदान मिलने लगा, जिससे मैं और भी ज्यादा संसाधन जुटा पा रही थी। अरविंद अब रिटायरमेंट के करीब थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि वो मेरी संस्था का प्रशासनिक कार्य संभालेंगे, जिससे मैं अपनी रचनात्मकता पर अधिक ध्यान दे सकूं। अब हमारा परिवार पूरी तरह एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसा कि होता है, जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। एक दिन अन्वी स्कूल से लौटते वक्त सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने बताया कि उसके पैर में गंभीर चोट है और शायद अब वो पहले की तरह चल नहीं पाएगी। उस पल मेरे दिल में जैसे कोई तूफान सा उठ गया। मेरी वो बेटी जो सपनों में रंग भरती थी, अब व्हीलचेयर पर बैठने को मजबूर थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। इलाज के दौरान भी वो अपने टैबलेट पर स्केच बनाती रहती और मुझसे कहती, मम्मा, एक दिन मैं खुद एक आर्ट स्कूल खोलूंगी जहां उन बच्चों को आर्ट सिखाऊंगी जो अपनी सीमाओं से लड़ रहे हैं। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आती थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये वही जज्बा है जो मुझ में था और अब मेरी बेटी में आ गया है। अन्वी के इलाज में लाखों रुपए लग रहे थे, लेकिन मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि मेरे साथ वो हजारों महिलाएं थीं जो एक परिवार की तरह खड़ी थी। उन्होंने अपने अपने हिसाब से चंदा इकट्ठा किया, किसी ने अपने गहने दिए, किसी ने महीने की कमाई, और कुछ ही दिनों में हम अन्वी का स्पेशल इलाज मुंबई में करवा पाए। वहां से लौटते वक्त मैंने ठान लिया कि अब मेरी अगली संस्था का काम होगा स्पेशली एबल्ड महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना। और उसी साल मैंने एक नई संस्था शुरू की जिसका नाम रखा सक्षम हस्ताक्षर, जहां हमने दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग सेंटर खोले और उन्हें डिजिटल आर्ट, ग्राफिक डिजाइन और कढ़ाई के अत्याधुनिक तरीके सिखाए। ये एक ऐसा प्रयोग था जिसे देखकर कई देशों की संस्थाओं ने मेरी संस्था से साझेदारी की इच्छा जताई। अब मेरी पहचान सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी एक प्रेरणा के रूप में होने लगी थी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गर्व उस दिन हुआ जब अन्वी ने व्हीलचेयर पर बैठकर एक राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया और राष्ट्रपति भवन में उसे विशेष सम्मान से नवाजा गया। उस दिन पूरे देश ने जाना कि संघर्ष शरीर का नहीं, मन का होता है, और जब मन अडिग हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं होती। अब अन्वी अपने सपने को सच करने के लिए खुद एक ऑनलाइन आर्ट अकेडमी चला रही थी, जिसमें देश भर के अलग अलग शहरों से स्पेशली एबल्ड बच्चे जुड़ते थे और आर्ट सीखते थे। वहीं मैं अपने एनजीओ को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की तैयारी में थी। अब हमारा परिवार उस जगह खड़ा था जहां किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन हमने जो भी पाया वो सिर्फ और सिर्फ अपने संघर्ष, अपनी मेहनत और एक दूसरे के भरोसे से पाया था। जब कभी भी मैं रात को अपने स्टूडियो में अकेली बैठती तो वो सारी पुरानी यादें जैसे एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूम जाती। कैसे मैंने एक कमरे से सिलाई शुरू की थी, कैसे अन्वी बीमार हुई थी, कैसे अरविंद ने हर कदम पर साथ दिया, और कैसे हर बार जब जिंदगी ने मुझे गिराया तो मैंने और ऊंचा उड़ने की ठान ली। अब मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं जितने लोगों की जिंदगी को छू सकूं उतना अच्छा, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया था कि एक मदद, एक सहारा, एक विश्वास किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। और मैं चाहती थी कि मेरी कहानी सिर्फ एक कहानी बनकर न रहे बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए एक सबक बने कि हिम्मत, रिश्तों का साथ और कभी न हार मानने वाली सोच इंसान को वहां तक पहुंचा सकती है जहां पहुंचने का सपना भी उसने कभी नहीं देखा होता। अब नीलिमा की उम्र 50 के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी ऊर्जा आज भी वैसी ही थी जैसी किसी युवा लड़की की हो। वह अब हर महीने देश के किसी न किसी कोने में जाकर सेमिनार, वर्कशॉप्स और महिला विकास सम्मेलनों में भाग लेती थी और हर बार हजारों महिलाएं उसकी कहानी सुनने के लिए इकट्ठा होती थी। उसकी संस्था सक्षम हस्ताक्षर अब एक इंटरनेशनल एनजीओ बन चुकी थी, जिसकी शाखाएं नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका तक फैल चुकी थी। वहीं अन्वी अब 19 साल की हो चुकी थी और उसने अपनी डिजिटल आर्ट अकेडमी को एक स्टार्टअप के रूप में रजिस्टर करा लिया था। उसका नाम था आर्ट बियॉन्ड, और यह भारत का पहला ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जो विशेष रूप से दिव्यांग युवाओं को डिजिटल आर्ट में ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार दिलाने का काम करता था। अन्वी को इसके लिए एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला और उसी मंच से उसकी मुलाकात एक अमेरिकी आर्टिस्ट इथन से हुई, जो उसके काम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अमेरिका में अन्वी
के साथ एक जॉइंट प्रोजेक्ट करने का प्रस्ताव रखा। ये सुनकर नीलिमा पहले थोड़ी चिंतित हुई, क्योंकि वो जानती थी कि अब अन्वी को कुछ समय के लिए विदेश जाना पड़ेगा, लेकिन उसने कभी अपनी बेटी की उड़ान को रोका नहीं और इस बार भी पूरी हिम्मत और मुस्कान के साथ कहा कि जाओ अन्वी, अब तुम्हारी कला की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। अन्वी अमेरिका चली गई और वहां रहकर उसने भारतीय पारंपरिक कला और आधुनिक डिजिटल तकनीक का मेल करते हुए एक नई आर्ट स्टाइल विकसित की, जिसने वैश्विक मंच पर तहलका मचा दिया। उसकी बनाई पेंटिंग्स न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस की गैलरियों में प्रदर्शित होने लगी और उसकी एक पेंटिंग रूट्स ऑफ स्पिरिट को विश्व की सबसे प्रभावशाली सामाजिक कलाकृतियों में गिना गया। उधर भारत में नीलिमा को भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए नामांकित किया और जैसे ही यह खबर आई तो पूरे देश भर में उसकी संस्था से जुड़ी महिलाओं ने दीप जलाकर जश्न मनाया और लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर उसे बधाई दी। उस सम्मान समारोह में जब राष्ट्रपति भवन में नीलिमा को मंच पर बुलाया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और नीलिमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू जीत के थे, एक ऐसी महिला की जीत जिसने न कुछ मांगा, न किसी पर निर्भर रही, सिर्फ अपने अंदर की आग और अपनों के साथ से खुद को एक आंदोलन में बदल लिया था। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक दिन अरविंद की अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जांच में पता चला कि उन्हें हार्ट का गंभीर मसला है और तुरंत सर्जरी करनी होगी। नीलिमा को लगा जैसे फिर से जिंदगी ने उसके सब्र की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नहीं टूटी, बल्कि और मजबूत होकर अरविंद के इलाज के लिए हर संभव इंतजाम किया। अन्वी को अमेरिका से बुलाया गया और वो तुरंत फ्लाइट पकड़कर भारत आई। सर्जरी सफल रही, लेकिन डॉक्टर ने अरविंद को अब बहुत आराम और शांत जीवन जीने की सलाह दी। ये सुनकर नीलिमा ने अपने संस्था के सारे बड़े काम अन्वी और कुछ भरोसेमंद टीम मेंबर्स को सौंप दिए और खुद अपने गांव लौट आई, जहां उसने सबसे पहला सिलाई केंद्र खोला था। अब वही उसका ठिकाना बन गया और उसने वहां एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई, जहां गांव की लड़कियों को पढ़ाई, सिलाई और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाने लगी। अन्वी अब पूरी तरह से संस्था को लीड करने लगी थी और उसने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत लाखों ग्रामीण महिलाओं को ऑनलाइन ट्रेनिंग देना शुरू किया। अब माँ और बेटी दोनों अपने अपने मोर्चे पर देश और समाज को नई दिशा दे रही थी। एक दिन एक विदेशी डायरेक्टर भारत आया और नीलिमा और अन्वी की पूरी जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की अनुमति मांगी, जिसका नाम रखा गया अस्तित्व। ये डॉक्यूमेंट्री जब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तो उसे दुनिया भर में सराहा गया और कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले। लोगों ने पहली बार देखा कि कैसे एक साधारण औरत एक सुई से चलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच सकती है और कैसे एक बेटी अपनी सीमाओं को तोड़कर मिसाल बन सकती है। अब नीलिमा की कहानी सिर्फ किताबों और टीवी पर नहीं, बल्कि स्कूलों, कॉलेजों और ट्रेनिंग सेंटरों में एक अध्याय की तरह पढ़ाई जाने लगी। अन्वी अब दुनिया की सबसे कम उम्र की दिव्यांग सोशल एंटरप्रेन्योर बन चुकी थी और उसे यूनाइटेड नेशंस में भाषण देने के लिए बुलाया गया, जहां उसने कहा कि हमारी शक्ति हमारे शरीर में नहीं, हमारे मन में होती है और अगर वो एक बार जाग जाए तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता। उस दिन पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी और नीलिमा वीडियो कॉल पर उसे देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नीलिमा अब अक्सर पेड़ों के नीचे बैठकर उन लड़कियों के साथ वक्त बिताती है जो सपने देखने से डरती हैं और उन्हें कहती है कि डर से दूर भागो, क्योंकि वही डर एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। अब उसकी जिंदगी एक शांत नदी की तरह बह रही है, लेकिन उसमें जो गहराई है वो उन सभी जज्बातों से बनी है जो सालों तक एक एक ईंट की तरह उसकी आत्मा में जोड़ी गई हैं, और यही गहराई आज हजारों लाखों लोगों की राह रोशन कर रही है। अब जब सब कुछ धीरे धीरे स्थिर हो चला था, अन्वी अपने जीवन में पूरी तरह आगे बढ़ चुकी थी और नीलिमा अपनी सामाजिक भूमिका निभाकर अब खुद के लिए समय निकाल रही थी। अरविंद अब पूरी तरह स्वस्थ थे और गांव के घर में बागवानी और शांति से दिन बिताते थे, लेकिन नीलिमा के भीतर कहीं ना कहीं एक अधूरी सी चाह अब भी जिंदा थी, जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा था। वो चाह थी कि अरविंद के साथ कुछ वक्त ऐसा बिताया जाए जिसमें न कोई संस्था हो न कोई समाज, बस वो दोनों हों और एक अधूरा सा प्रेम जिसे समय ने बार बार टाल दिया था। एक दिन की बात थी जब अरविंद शाम को आंगन में बैठे हुए पुराने एल्बम देख रहे थे और अचानक उन्होंने मुस्कुराते हुए नीलिमा से कहा, नीलू क्या तुम्हें याद है हमारी शादी के बाद हम कभी हनीमून पर नहीं जा पाए थे। उस वक्त हालात ऐसे थे कि बस जिंदगी की गाड़ी खींचने
में ही सब बीत गया। नीलिमा ने हल्की मुस्कान दी और कहा, हाँ याद है, लेकिन उस वक्त हनीमून का नहीं, तुम्हारा साथ होने का सपना था जो पूरा हो गया था। अब जब दोनों के चेहरे पर उम्र की लकीरें आ चुकी थी, तब वो बात जैसे दिल के किसी कोने से फिर से बाहर आ गई। अरविंद ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब चलते हैं, अब ना कोई रोक है ना कोई फिक्र है। नीलिमा पहले तो चौंकी, फिर कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, लेकिन इस बार मैं टिकट खुद बुक करूंगी। और अगले ही हफ्ते दोनों शिलोंग की वादियों में थे, जहां ठंडी हवा और पहाड़ों की गोद में हर सुबह उन्हें जवानी के दिनों की तरह महसूस होती थी। अरविंद हर सुबह उसके लिए चाय बनाते और बालकनी में दोनों साथ बैठते हुए सूरज को उगते हुए देखते थे। नीलिमा ने वहां पहली बार अपने लिए एक रंगीन साड़ी खरीदी, जिसे पहनकर जब वो अरविंद के पास आई तो उसने आंखों में वही चमक देखी जो बरसों पहले कॉलेज के दिनों में देखी थी। अरविंद ने धीरे से कहा, तुम आज भी वैसी ही लगती हो नीलू। नीलिमा हंस पड़ी और बोली, तुम भी अब पहले से ज्यादा अच्छे लगते हो, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों में चिंता नहीं, सिर्फ प्यार है। दोनों ने उस ट्रिप पर ना किसी संस्था की बात की, ना किसी मिशन की, बस हर दिन एक दूसरे को जिया। और जब एक रात चांदनी के नीचे अरविंद ने नीलिमा के सामने गिटार लेकर उसकी पसंद का वो पुराना गाना गुनगुनाया, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तो नीलिमा की आंखें भर आईं और वो उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए अरविंद, अब सब कुछ पूरा है। सालों तक संघर्षों ने उनके बीच जो खामोशी पैदा कर दी थी, उस ट्रिप ने उसे धीरे धीरे मिटा दिया था। अब हर सुबह साथ में कॉफी पीना, हर शाम एक साथ वॉक पर जाना और रात को एक दूसरे को किताब पढ़कर सुनाना, जैसे उनके रिश्ते को एक नया जन्म दे रहा था। लौटते वक्त प्लेन में बैठे हुए अरविंद ने नीलिमा की तरफ देखा और कहा, नीलू, तुमने सबको सशक्त किया, अब मुझे भी तुमसे एक बात सीखनी है, वो ये कि बिना थके और बिना टूटे कैसे कोई इतना प्रेम कर सकता है। नीलिमा मुस्कुराए और बोली, जब प्रेम सच्चा हो तो वो थकाता नहीं, वो ताकत बन जाता है। और अब मेरा प्रेम सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं, बल्कि वो सारी यादें हैं जो हमारे बीच बनी, बिना कहे हुए, बिना जताए हुए, लेकिन हमेशा जिंदा रही। अब जब वो दोनों वापस गांव लौटे तो हर कोई कहता था कि मैडम और सर पहले से ज्यादा जवान लगने लगे हैं, और वाकई अब उनकी जिंदगी में उम्र का कोई मतलब नहीं रहा था। अब हर दिन एक त्योहार की तरह बीतता था। अब दोनों सुबह साथ उठते थे, दोपहर में बच्चों को पढ़ाते थे और रात को एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांव की गलियों में टहलते थे। एक दिन की बात थी जब चांदनी रात में खेतों के बीच बैठे हुए अरविंद ने नीलिमा से कहा, अगर दोबारा जन्म मिला तो फिर से तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन इस बार पहले दिन से तुम्हें हनीमून पर लेकर जाऊंगा। नीलिमा हंस पड़ी और बोली, और मैं इस बार सिलाई नहीं कला सीखूंगी, ताकि तुम्हारे लिए हर दिन कुछ नया बना सकूं। दोनों की हंसी खेतों की हवा में घुल गई और चांदनी उनकी आंखों में बस गई। और उस रात नीलिमा ने महसूस किया कि असली प्रेम वो होता है जो उम्र के साथ पुराना नहीं, बल्कि और भी गहरा हो जाता है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ साथ होने भर से सब कुछ कहा और सुना जाता है। अब सब कुछ अपने स्थान पर था। संघर्षों ने स्थान छोड़ा था सुकून को, और दौड़ती भागती जिंदगी अब एक स्थिर बहाव में बदल चुकी थी। अनवी अब एक आत्मनिर्भर और संवेदनशील कलाकार बन चुकी थी, जिसने दुनिया को दिखा दिया था कि शरीर की सीमाएं कभी आत्मा को नहीं रोक सकती। उसकी आर्ट अकेले कैनवस पर नहीं, बल्कि हजारों टूटे हुए दिलों और सपनों पर रंग भर रही थी। वहीं नीलिमा अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर थी जहां बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ खोया, और उससे भी ज्यादा पाया था। उसने एक माँ, एक पत्नी, एक शिक्षिका, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक कलाकार के रूप में अपने हर रूप को जिया था। लेकिन सबसे सुंदर रूप जो अब हर रोज उसके चेहरे पर दिखता था, वो था एक प्रेमिका का, जो वर्षों बाद अपने पहले प्यार के साथ हर शाम टहलते हुए सच्चे प्रेम को महसूस कर रही थी। अरविंद अब उसके जीवन में एक शांत लहर की तरह थे, जो बिना शोर किए हर दिन उसे सहेजते थे। अब उनके बीच कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक ठहरी हुई मिठास थी जो उम्र के साथ और गाढ़ी हो चली थी। अब उनके जीवन में भीड़ नहीं थी, लेकिन अकेलापन भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने सीखा था कि जब दो लोग एक दूसरे को वास्तव में समझने लगते हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती। अब गांव की गलियों में उनकी कहानी बच्चों की किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की सांसों में बसती थी। लोग कहते थे कि वो दोनों कोई आम जोड़ा नहीं थे, वो एक कहानी थे जो जी गई थी। अब नीलिमा की आंखों
में कोई सपना बाकी नहीं था, लेकिन जब वो अन्वी को देखती तो उसे लगता कि उसकी आत्मा का एक टुकड़ा अब दुनिया में अपना रास्ता खुद बना रहा है। और जब वो रात को अरविंद के पास बैठती तो उसे एहसास होता कि प्रेम कभी भी उम्र या हालात से नहीं थमता, वो बस अपना रूप बदलता है, और जो प्रेम थमे नहीं वही सच्चा होता है। और यूं एक कहानी जो कॉलेज के एक साधारण से रिश्ते से शुरू हुई थी, वो अब एक युग बन चुकी थी जिसे कोई किताब पूरी तरह नहीं लिख सकती थी, क्योंकि वो भावनाओं से बनी थी, अनुभवों से गढ़ी गई थी और प्रेम से जिंदा थी। और जब एक रात गांव में बिजली चली गई और पूरा आकाश तारों से भर गया, तब नीलिमा ने अरविंद का हाथ थामकर कहा, ये रात कितनी सुंदर है, न जैसे जिंदगी का पूरा सार समा गया हो इसमें। अरविंद ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नीलू, ये रात हमारी है और जब तक ये रातें रहेंगी तब तक हमारी कहानी चलती रहेगी। और फिर दोनों ने एक साथ चुपचाप आकाश की ओर देखा और वहां एक टूटा हुआ तारा गुजर गया, जैसे उस कहानी का अंतिम वाक्य खुद आसमान ने लिखा हो। समाप्त।